नाउ स्टार्ट वीवीटी। तो लास्ट में हमने आपको ओवरलैपिंग पढ़ाया था। तो ओवरलैपिंग में आप लिख लो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग में साइन है प्लस और माइनस का, उसका मैं एमओटी में समझाऊंगा। ओवेव का साइन है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ये प्लस है और ये प्लस है। अब ये मत सोचना कि ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ये वेव का साइन है। तो वेव का साइन अब बेटर ये होगा कि हम एमओटी में ही पढ़ाएंगे, तो वहीं पर तुम्हें थोड़ा सा बता देंगे। जब वेव जाता है तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जब ये फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़े होगे, जब दोनों प्लस से प्लस मिलता है तो हम उसको कंजुगेटिव बोलते हैं। अब जब प्लस से माइनस को मिलता है तो इस चीज को बेटर ये होगा कि हम एमओटी में ही पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं, प्लस से माइनस को मिलता है तो क्या बनता है, कंजुगेटिव। ये इसका कुल मिला के ये है सिंपल सा कि मान लो दो वेव है, हम ऐसे मान लो पानी में वेव बना रहे हैं, रस्सी से वेव बना रहे हैं। दोनों वेव जो है वो मिल गया एक दूसरे से, प्लस का प्लस मिल गया, माइनस का माइनस मिल गया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो पानी ऐसे ऐसे जा रहा है और एक और पीछे से आया वेव, उसी में मिल गया, तो वो कंस्ट्रक्टिव वेव ज्यादा वो बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो। तो दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव। अब मान लो एक ऐसे गया वेव जा रहा है और एक अपोजिट में आ रहा है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड जो है कम कर देगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो कहीं ना कहीं इसी प्लस और माइनस से लिया गया है, ये प्लस से प्लस को बोला गया है कंस्ट्रक्टिव और ये प्लस से माइनस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव। तो हम कहीं ना कहीं बाद में आपको इस चीज को एमओटी में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम करेंगे, वीवीटी में उतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहीं पर हम करेंगे कि ये वाला भी कंसेप्ट वहीं लेके आएंगे। तो यहाँ प्लस से अगर माइनस हो गया तो ये मत सोचना कि ये क्या है, ये साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। यानी व्हेन टू वेव आर मीट टू ईच अदर इन अपोजिट फेज, जब ये अपोजिट फेज में मिलते हैं और ये सेम फेज में मिल रहे हैं, तो सेम फेज में मिलेंगे, इसलिए मैं बोला बात करेंगे वहीं पे, सेम फेज में मिलेंगे तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। When two wave are meet to each other in same phase, फेज मतलब प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। अपोजिट फेज मतलब प्लस और माइनस, एक ऐसे जा रहा है और एक अपोजिट उल्टा आ रहा है, तो उसको डाउन कर देगा ये एम्पलीट्यूड को। तो ये अपोजिट फेज है, ये डिस्ट्रक्टिव वेव है, डिस्ट्रक्टिव वेव है। अपोजिट फेज, सेम फेज, तो यही उस फेज को चार्ज से रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये सेम फेज वाला है। अच्छा मैं यहां पर ऐसा लिख दूं निगेटिव से निगेटिव, ये कौन सा फेज बोलोगे, अब कौन सा फेज बोलोगे? ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, मत बोलना कि निगेटिव है। निगेटिव से निगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों का साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। चाहे वो ये नहीं कि प्लस के साथ प्लस आए तो अभी हम पॉजिटिव बोलेंगे, सर ये तो निगेटिव के साथ निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कैसे बोलेंगे? निगेटिव के साथ निगेटिव आने का मतलब सेम फेज में मिला है, सेम फेज में मिला है। अब अगर अपोजिट फेज में होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, बराबर है क्या? इसका प्लस इसका माइनस या इसका माइनस इसका प्लस, डिस्ट्रक्टिव होगा। इसका माइनस और इसका प्लस अपोजिट फेज है ना, साइन अगर अपोजिट आ गया तो सोच लो निगेटिव ओवरलैपिंग है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम कर देगा। तो हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में जाएंगे एमओटी में, यहां नहीं जा रहे हम। तो अपोजिट फेज में मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, जब वेव ऐसे जा रहा होगा और एक वेव अपोजिट साइड से आ रहा होगा तो उसका वेव जो ये एम्पलीट्यूड होता है वो डाउन हो जाता है। अगर सेम फेज में मिला ऐसे और
हमने फिर एक सेम फेज में वेव को और मिला दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो प्लस से प्लस का मिलना यानी सेम फेज में मिलना कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव से नेगेटिव को मिलना कंस्ट्रक्टिव, लेकिन प्लस से माइनस का मिलना डिस्ट्रक्टिव, माइनस से प्लस का मिलना डिस्ट्रक्टिव, तो माइनस से प्लस का मिलना डिस्ट्रक्टिव, प्लस से माइनस का मिलना डिस्ट्रक्टिव। ये मत सोच लेना कि माइनस से माइनस है तो सर पॉजिटिव कैसा हुआ। पॉजिटिव का मतलब होता है सेम साइन है, सेम साइन, यानी इससे ये मिले और इससे ये मिले, और इसका मतलब होता है नेगेटिव से अपोजिट साइन। तो ये साइन किसका है समझ में आ गया होगा, साइन वेव का है। साइन चार्ज का मत समझ लेना, ठीक है। बाकी हम डिटेल बाद में बात करेंगे एमओटी में, हम ज्यादा इसमें विशेष में अभी नहीं जा रहे हैं। अब इसके ऊपर साई वगैरह सारे चीजें पढ़ेंगे, तो जब हम एमओटी में जाएंगे तो सारे चीजें बताएंगे इसमें, साई क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी लेके आएंगे। तो ये है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर ये कौन सा है, ये पीपी है और ये कौन है एसपी। तो दिस वन इज थोड़ा सा यहाँ बुकलेट में गलत लिख दिया है, यहाँ प्लस और माइनस होगा, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। पाई वाला कैसे होगा, पाई वाला मैं थोड़ा दूर से दिखा रहा हूं, ये प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, या माइनस माइनस प्लस प्लस। ये पाई वाला है, ये सिग्मा 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 पाई, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, माइनस से माइनस प्लस से प्लस, एक ही बात है। तो ये कंस्ट्रक्टिव में पॉजिटिव में आएगा। अगर कहीं मिल गया इसका प्लस और इसका माइनस, अब ये सब कहां से मैं बता रहा हूं, तो वे इलेक्ट्रॉन जो वेव बनाते हैं वो सब बाद में हम बात करेंगे। इसका प्लस और इसका प्लस और इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग में आएगा। अगर ये पाई है, ठीक है, अगर ये पाई बना रहा है तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में आएगा, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में आएगा, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग मतलब बनेगा ही नहीं, एक एक्स में है और एक कहां है वाई में है, तो ये पी एक्स है और ये पी वाई है, ये कभी एक दूसरे से ओवरलैप होंगे ही नहीं। या तो ओवरलैप लेटरल एक्सियल होते हैं या तो लेटरल होते हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होता है। पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी वाई, ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। दिस वन इज जीरो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें साइन का तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर मान लो ये आया और इसको अटैच होना था यहां और अटैच हो गया यहां, तो ये भी ओवरलैपिंग जीरो माना जाएगा। ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। आप एस को कर रहे हो और एस को पूरा मिक्स कर दो इसके साथ, एस का ओवरलैपिंग ऐसे होता है, तो ऐसे बीच में पूरा ऐसे नहीं कर देना है। तो ये ओवरलैपिंग विल नॉट पॉसिबल। तो हम वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बरोबर है। तो आप उस क्वेश्चन को करो और फिर मेरे को बताओ। पहले दो चार पॉइंट लिख लो। हाउ टू डिसाइड विच इज पॉजिटिव एंड एंड विच इज नेगेटिव एंड। ये वेव है, तो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है, जो इसीलिए बोल रहा हूं कि इसमें हम डिटेल एमओटी में जाएंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा तो वेव बना रहा होगा, वेव पाथ पे जब जा रहा होगा तो इस पाथ को हम पॉजिटिव बोल देंगे, इसको नेगेटिव। तो ये डिसाइड करने हमें नहीं है। अगर मान लो हमें चेक करना है, हम डिसाइड
लॉब, इस लॉब को प्लस और माइनस, इसको लॉब बोलते हैं। लॉब को प्लस और माइनस का हम कैसे डिसाइड कर लेंगे प्लस है माइनस है? हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि इसका प्लस और इसका प्लस मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, इसका माइनस मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो हम इस लॉब को, एक लॉब प्लस होगा तो एक लॉब माइनस होगा, ये हम बोल सकते हैं कि एक लॉब प्लस होगा तो एक लॉब माइनस होगा। ठीक है, बाकी हम डिटेल एमओटी में जाएंगे। तो अभी बस इतना इसमें समझो, वीबीटी में इतना ही पूछेगा कि कौन ओवरलैपिंग पॉजिटिव है, कौन ओवरलैपिंग निगेटिव है और कौन ओवरलैपिंग जीरो है, बस इतना ही पूछेगा आपसे। और ये ज्यादा वेव के बारे में हम जाएंगे एमओटी में, तो वेट फॉर सम टाइम। तो साइन जो है, अब ये साइन जो ऐसा थोड़े होता है कि हम दोनों को निगेटिव ही मान ले, ये दोनों निगेटिव थोड़े ना हो सकता है। ऐसा हो जाएगा क्या वेव है तो ऐसा होता नहीं है कि दोनों निगेटिव हो गया है, ऐसा होगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब भी होगा तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लिख लो वीबीटी में। जैसे हमने तो सब कुछ आपको बता दिया कि पी पाई क्या होता है, ओवरलैपिंग कैसे होता है, सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है। अब 2-3 पॉइंट इसमें लिख लो। VBT was presented by Hitler and London. VBT was presented by Hitler and London to explain how the covalent bond will form. To explain how to covalent bond will form. How to covalent bond will form. Next point लिखना, to form a covalent overlapping, negative overlapping allowed है, नेगेटिव ओवरलैपिंग इज अलाउड, पॉजिटिव ओवरलैपिंग इज बोथ आर अलाउड, बट वीबीटी बोला था नहीं, लेकिन एमओटी बोलता है। यही इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें ज्यादा में डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग बोथ आर वैलिड, बट जीरो ओवरलैपिंग इज नॉट वैलिड। तो इस चीज को वीबीटी ने बोला था कि नेगेटिव ओवरलैपिंग के बारे में वीबीटी को मालूम भी नहीं था, तो यहाँ पर दिया इसलिए मैं बता दिया। अदरवाइज वीबीटी को नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बारे में मालूम नहीं था, बस उसको इतना मालूम था कि ओवरलैपिंग ये होगा और ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये मालूम चला था एमओटी में कि ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है और ये दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक का एनर्जी हाई एक एनर्जी लो है, इसलिए हम वहां डिटेल बात करेंगे। तो वीबीटी को मालूम भी नहीं था। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स to form covalent bond overlapping occurs between half filled valence cell orbitals of the two atom। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप? ये आप मीनिंग निकाल पा रहे हो इसका क्या होता है? अगर ये स्टेटमेंट वीबीटी लिखता है तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे? ये अगर स्टेटमेंट लिखा, थ्योरेटिकल चीजें हम आज पढ़ रहे हैं। टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो O2 को बॉन्ड बनाना है, तो O2 को बॉन्ड बनाना है तो ये O2 क्या होता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे ये होता है, और एक दूसरा ऑक्सीजन जो है उसका कुछ ऐसा ही होता है। तो
ये इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या करता है, ओवरलैप, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे ओवरलैप करता है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस सेल। ये हाफ फील्ड इसको बोला गया है, ये हाफ फील्ड बोला, ये मत बोला कि पूरा हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड मतलब अनपेयर्ड, कहने का मतलब इसका मतलब हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां रहता है ये पी में है, जिस सेल में रहता है उस सेल का ऑर्बिटल्स, यानी इस px और py, ये px और py इसका ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा ऑफ द एटम, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, ये आउटर सेल वाला ये सेल है ये P, उसका ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या मैंने बोला था, बॉक्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, और बताया था ऑर्बिटल्स मतलब शेप, उसका ऑर्बिटल्स क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो इसका मीनिंग ये निकला, टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स, यानी जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब एस या पी या डी, उसका ऑर्बिटल्स क्या होता है, ओवरलैप होता है, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये VBT ने बोला, जो कि हम सब चीजें पढ़ लिए, मैं लास्ट में तुम्हें थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स resulting bond acquires a pair of electron with opposite spin to get स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन गेट स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन क्या करा रहे हैं, हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी तब इसमें बेटर होगा जब ये दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम तो दोनों क्लॉकवाइज रह के ओवरलैपिंग करवा देते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसने ये बोला, जैसे अभी हमने O2 में करवाया था, तो O2 में कुछ हमने इस तरह से बना के और आपको मैं बता दिया। अब देखो ये भी क्लॉक और ये भी क्लॉक, लेकिन बेटर ये होता है कि ये क्लॉक होता है तो ये एंटी होता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्लॉक है कि ये एंटी है कि ये एंटी है कि ये क्लॉक है, हमें मालूम नहीं है। इसीलिए हम दोनों को अपवर्ड एरो में लिख के बस नॉर्मली डेव करवा देते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब है रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स, जो बॉन्ड बनते हैं दोनों के बीच में, जब ओवरलैपिंग होता है अनपेयर्ड के बीच में, तो जो उनके बीच में रिजल्टिंग जो बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग के बाद जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल अपोजिट स्पिन, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसमें स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आएगा। समझ में आ गया, तो उसमें स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब ये हुआ। लेकिन हमें जब ओवरलैपिंग करवाते हैं तो दोनों क्लॉक ही मान लेते हैं, लेकिन VBT ने बोला कि अगर अपोजिट स्पिन रहता है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आता है। ये VBT का कहना है, तो हम VBT का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट है ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन
in which there is maximum overlapping। इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज का एक लाइन का मीनिंग निकालना है। अब इसका मीनिंग तब हम अच्छे से निकाल पाएंगे जब तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। अब इसका मीनिंग ये है, उसने बोला कि ओवरलैपिंग ऐसे होगा जब मैक्सिमम ये एरिया क्या कर ले, ओवरलैप हो जाए। अब ये नहीं कि ये ऐसे ओवरलैपिंग हो जाए, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाइड नहीं हो पाता है। इसीलिए बॉन्ड बन भी गया अगर, तो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। वीक बॉन्ड बनेगा जिससे वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी उसको ब्रेक होने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो मान लो ओवरलैप हो भी गया तो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए बोला है कि ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब जो ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या समझाया मैंने आपको, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, और बॉक्स मतलब ये पी वाला, एस वाला, एस का स्फेरिकल। तो ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में आए इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, उनका ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो, ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग मिनिमम हो जाए। तो अगर कहीं तुम्हें देखने में लगता है कि यहां मैक्सिमम है तो वैसा नहीं लिखना है, जहां पर जैसा लिखा जाएगा वहीं आपको मैक्सिमम मानना है, तो मैक्सिमम आप उसी को चुनोगे। ये सब VBT का थ्योरी है, उसने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सो कोवैलेंट इज डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। सो कोवैलेंट इज डायरेक्शनल, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलता है, अब ये जैसे मन कैसे वैसे नहीं, इसका ओवरलैपिंग होता है, तो इसीलिए कोवैलेंट क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। और जब डायरेक्शनल होता है इसीलिए हम आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डायरेक्शनल होने की वजह से इसमें हम ज्योमेट्री निकालते हैं। ज्योमेट्री मतलब इसका शेप क्या है, शेप निकालते हैं, ठीक है। हालांकि VBT नहीं निकाल के दिया था। आगे लिखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखना, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड is directly proportional to extent of overlapping, extent of overlapping। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें जो स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा उसका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। हालांकि ये कंसेप्ट बाद में गलत हो गया था, लेकिन ये VBT का कहना है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन टू फैक्टर, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड ऑन टू फैक्टर। पहला नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहां मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स का नेचर कैसा है। ठीक है, अब पीडीएफ जो होता है, हालांकि हम एफ में नहीं कराएंगे, पीडीएफ आर डायरेक्शनल, पीडीएफ आर डायरेक्शनल, जो ऑर्बिटल्स होता है पीडीएफ वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होता है, पीडीएफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, इसीलिए मोर ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए मोर ओवरलैपिंग होता है। और एस जो होता है, एस इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, इसीलिए लेस ऑर्बिटल्स होता है, लेस ओवरलैपिंग होता है। अब ये क्या हमने बोल दिया कि एस जो है वो
नॉन डायरेक्शनल होता है। अब यहां ध्यान से सुनना, हमने आपको बताया है सबसे स्ट्रेंथ कौन होगा, पीपी, देन एसपी, देन एसएस। इसका यही रीजन दे रहा है, देखो कैसे रीजन देगा। एक्चुअली में एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, वो 3D में होता है। स्फेरिकल होने की वजह से, ये जो स्फेरिकल होता है इसकी वजह से 3D में होता है, और 3D में होने की वजह से इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी कहीं भी ये जाके जुड़ जाएगा। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप बोलते हो क्या कि ये पी एस एक्स है, एस वाई है या एस जेड है, ऐसा बोलते हो क्या अभी, ऐसा बोलते क्या आप? लेकिन पी में आप तो बोलते कि ये पी एक्स है सर, ये पी वाई है, ये पी जेड है, आप बोलते ना ये। तो इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। लेकिन जेड में, एस में हम क्या कहीं बोलते हैं क्या कि सर एस में एक्स होता है, एस में वाई होता है, एस में जेड होता है, ऐसा कहीं बोलते हैं हम? नहीं बोलते हैं। ये 3D में होता है। फुटबॉल 3D में होगा, उसमें कहीं हम एस एक्स नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इसका एस एक्स है। ये जाके, ये जब ओवरलैपिंग करेगा, ये जब जाके इधर से ओवरलैपिंग किया है तो इसका एस एक्स वाला पार्ट ओवरलैपिंग किया है, एस वाई वाला पार्ट ओवरलैपिंग नहीं। ये कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। हाँ, पी में जरूर बोलते हैं कि पी एक्स है, एस है। एस में हम नाम भी नहीं लेते हैं कि एस एक्स है, एस वाई है, एस जेड है। क्यों नाम नहीं लेते हैं? क्योंकि 3D में है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है कि हम नाम लेंगे इसका। तो इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोला गया है। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये नहीं कि उसमें डायरेक्शन ही नहीं है, 3D में है। लेकिन जब ओवरलैपिंग करेगा, यहां से जब ओवरलैपिंग आके ऐसे करेगा तो उसको पर्टिकुलर पी एक्स पी वाई या पी जेड का नाम नहीं देंगे हम। पर्टिकुलर पी एक्स पी वाई पी जेड का हम नाम नहीं देंगे, क्योंकि जब ओवरलैपिंग ऐसे मान लो पी एक्स किया तो हम नाम दे देंगे। लेकिन ये जब 3D में आके यहाँ से जुड़ेगा तो हम एक पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे कि पी एक्स है कि पी वाई की पी जेड है। इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोला गया है। 3D में, ये 3D में, तो ये 3D में होने की वजह से उसमें लेस ओवरलैपिंग होता है। अब देखने में लगता है कि 3D में फुटबॉल में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, नहीं। इसने बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। पहला फैक्टर क्या दे रहा हो, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एस पी, हमने डी पीडीएफ, हालांकि एफ के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं अभी, तो पीडीएफ आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कैसे? तो पी में पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। डी में एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है। लेकिन एस में कहीं पढ़े क्या, एस होता है, वाई होता है। एफ में भी होता है, हालांकि एफ में हम ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, ठीक है, वो सब हमें सिलेबस में नहीं। तो ये डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है, इसमें हम एक्स और वाई और जेड डिफाइन कर रहे हैं, बस इतना ही है। इसीलिए इसको डायरेक्शनल बोला है। और एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल बोला है, क्योंकि हम इसमें एक्स और वाई और जेड हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है वो एक डायरेक्शनल है और एक नॉन डायरेक्शनल है। तो VBT ने बोला कि जो डायरेक्शनल होगा उसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो अगर आप आज के पहले से इसका अगर रीजन नहीं ढूंढ पा रहे थे कि इसका क्यों होगा, तो उसका रीजन यही है, दिस वन इज नॉन डायरेक्शनल और दिस वन इज डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई PP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SS। लेकिन अब ये डिपेंड ये भी करता है 1S और 1S और 1S और 2P है, तो तुरंत आंसर हमारा ये भी हो। तो मैं वो भी आपको सिखा दिया हूं कि किस में होगा। हाँ, लीनियर बॉन्ड फॉर्म होगा, लीनियर बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन लीनियर होगा तो ये 3D में ओवरलैपिंग होगा। बॉन्ड फॉर्म लीनियर, तो लीनियर के बारे में हम बाद में, हाइब्रिडेशन पढ़ने के बारे में बाद में करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि PP वाला ज्यादा इफेक्टिव क्यों माना जाता था, उसका लॉजिक समझ में आ गया। Why PP is more stronger than SP and why SP is more stronger than SS। तो मैं बोला कि समय के साथ सिखा दूंगा। तो आज वो समय आ चुका है कि आप ये जान पाओ कि PP is more stronger than SP और SP is more stronger than SS। समझ में आ गया क्यों ना, क्योंकि ये डायरेक्शनल है।
ये एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल है, बोथ आर नॉन डायरेक्शनल। और VBT बोल रहा है कि जो डायरेक्शनल होगा उसमें एरिया ज्यादा लेगा, एक्सटेंड ज्यादा लेगा, एक्सटेंड ज्यादा लेगा तो उसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है दूसरा जो पॉइंट है, पहला तो उसने बता दिया, दूसरा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग इसमें क्या है, कोएक्सियल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसीलिए हर चीज पढ़ने के बाद तब हम लास्ट में लिखवाने वाला काम करते हैं ताकि चीजें समझ में आए आपको, नहीं तो पीछे वाला चीजें इमेजिन नहीं कर पाते। अब तुम थोड़ा थोड़ा पीछे से लिंक भी कर पा रहे होगे। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग more, collateral, collateral overlapping, collateral overlapping, extent of overlapping less, overlapping less। अब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा क्या बता दिया, पहला तो ये समझा दिया कि PP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SP, SP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SS। अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, कोएक्सियल, ये है और ये है, तो ये बनाएगा आपका सिग्मा और ये बनाएगा आपका पाई। तो अगर ये कोएक्सियल है, हेड टू हेड है, तो उसका एक्सटेंड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, तो आप उसका क्या आंसर दोगे, बस एक लाइन में बोल दोगे सिग्मा फॉर्म कोएक्सियल ओवरलैपिंग और पाई फॉर्म कोलेटरल। तो यहाँ एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ एरिया क्या होगा, कम होगा। ये थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो आप, बुक वगैरह में थोड़ा सा ओवरलैपिंग करके देता है ऐसे थोड़ा सा। अब ये सोचो मैं कि वो एरिया ज्यादा है, नहीं, एरिया यहाँ ज्यादा होगा। ये VBT में पॉली और स्लेटर का भी एक्सप्लेनेशन है इसमें। चलो एक बार क्या करो आप, पेज नंबर 49 आप सारे ओपन करो, एक बार सारे मैं समराइज करूं। ठीक है, तो सारे एक बार समराइज करूंगा VBT, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप वॉल्यूम से बनाओगे, उसके बाद अब मैंने आईनी को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, उसका रीजन ये है कि वो इजी क्वेश्चन है उसमें, तो आप कर लोगे उसमें, जहां हमें डिस्कस करने के आएगा मैं वहां करूंगा। तो आप पेज नंबर 49 निकालना, ये वाला पेज नंबर 49 निकालना। मैं 1 by 1 इसका पॉइंट्स पढ़ के आपको बता रहा हूं। VBT was proposed by Hilletter and London to explain shape of covalent molecules। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, देयर बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। हालांकि VBT शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता है और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। आगे देखो, VBT एंड MOT बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिज्म। इसलिए मैं बोला था ना VBT और MOT एक साथ पढ़ा जाता है, तो लास्ट में जब MOT पढ़ेंगे तो थोड़ा सा VBT लेके आएंगे हम। जब MOT पढ़ाएंगे तो वहीं बॉन्ड वाला लेके आएंगे। तो VBT में प्लस और प्लस नहीं था, उसके बारे में इसको जानकारी नहीं था, लेकिन MOT को इस बारे में जानकारी था कि प्लस और प्लस सेम वेव वाला कैसे बनेंगे, तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। VBT इज एक्सटेंडेड बाय पॉली एंड स्लेटर टू एक्सप्लेन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ कोवैलेंट। डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवैलेंट कैसे हो, कोवैलेंट ये डायरेक्शनल होता है,
px और px डायरेक्शनल है, तो कोवैलेंट एक डायरेक्शनल कैसे है, इस चीज को एक्सप्लेन VBT ने अच्छे से किया। और कौन किया? पॉली और स्लेटर ने, कि ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट आर डायरेक्शनल। अब px और px को मिलाओ डायरेक्शन ही होगा ना, हम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ध्यान से पढ़ना, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में मैं यही आपसे बोला था, क्या बोला था, कि कहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहीं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन जो पेयर्ड होते हैं वो लोन पेयर की तरह हमें दिखते हैं। और वहां पर हमने आपको जंपिंग भी सिखाया, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कौन कितना बॉन्ड बनाता है वो भी हमने आपको सिखाया। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स बोले तो ये शेप, ये px py s और ये स्फेरिकल, और ये टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट एटम, दोनों डिफरेंट, मस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट एटम, दोनों डिफरेंट एटम मतलब अलग अलग एटम, अपने आप में नहीं ओवरलैप कर लेगा, अलग अलग एटम होगा। वो अलग अलग एटम हो सकता है सेम भी हो, लेकिन दो अलग अलग एटम हो। अब ये नहीं, अलग अलग का मतलब ये नहीं होता है कि ये और ये सब सेम है, ये अलग अलग मतलब दो होना चाहिए, बिटवीन टू एटम के बीच में ओवरलैपिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम है अपोजिट स्पिन, ये तो अभी भी लिखवाया। जब ओवरलैपिंग होता है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपोजिट स्पिन के होते हैं, यही तो VBT बताया था। ये क्लॉकवाइज है, लेकिन हम बनाते समय बाय डिफॉल्ट दोनों को क्लॉकवाइज लेके बना देते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना कि एक क्लॉक है कि एंटी है। हो सकता है ये एंटी हो, एक क्लॉक हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक क्लॉक होगा तो दूसरा एंटी होगा। नेक्स्ट, डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग। डेटिव बॉन्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डेटिव बॉन्ड को हम बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ग्रेटर एक्सटेंट का मतलब मोर ओवरलैपिंग, मोर एरिया अक्षय वाले, ग्रेटर एक्सटेंट, हाँ ग्रेटर एक्सटेंट जितना होगा मतलब मोर ओवरलैपिंग होगा। अब मोर ओवरलैपिंग होगा तो एरिया ज्यादा लेगा, एरिया ज्यादा लेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म। जितना ज्यादा एरिया लेगा, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा, उतना उसका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए PP वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया ना PP वाला क्यों होता है? बिकॉज PP इज डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल वाला मोर एक्सटेंट होता है। क्योंकि VBT ने भी समझाया था कि जो डायरेक्शनल होगा वो मोर एक्सटेंट होगा, बरोबर है। और दूसरा क्या समझाया था? एक्सियल वाला ज्यादा एक्सटेंट होगा, इसीलिए ये एक्सियल वाला ज्यादा एक्सटेंट में आएगा, ज्यादा एरिया लेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, PP इज ग्रेटर देन SP, SP इज ग्रेटर देन SS। इसका रीजन समझ में आ गया होगा कि PP ज्यादा है देन SP, SP इज ग्रेटर देन PP। नेक्स्ट, इफ टू एटम A एंड B अप्रोचिंग टू ईच अदर, हाँ इसके बारे में हम अलग से, अभी हाइड्रोजन वाला हमारा बाकी है तो हम अलग से पढ़ाएंगे। तो एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई को कैसे रिपल्सन करता है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होता है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन। पहला पॉइंट है न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। अच्छा ये अभी छोड़ दो, ये मैं हाइड्रोजन के ऊपर से जो ये ग्राफ बनाया हुआ आपका, इसमें ग्राफ बनाया होगा, हाँ ये वाला, ये ग्राफ मुझे अभी समझाना बाकी है, तो इसी ग्राफ में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी इस लाइन को अभी छोड़ दो, रिपल्सिव वाला और अट्रैक्टिव वाला छोड़ दो, ये मैं समझाऊंगा अलग से। अब आओ इस पॉइंट पे, यहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड आओ, पेज नंबर 49 पे राइट साइड आओ। इक्विवेलेंट फॉर्म with its electrons clouding concentrated along the internuclear axis having a cylindrical symmetrical known as sigma bond। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जो लाइन बोला है उसके बारे में हम आगे बताएंगे, कि वो आगे बताएंगे। तो ये बोला है ये और ये जब आपस में एक्सियल बनेगा तो एक्चुअली ये ऐसा बनता है, तो हम इसको मैं MOT में समझा दूंगा। ठीक है, ये प्लस होता है और ये माइनस, इसको मैं MOT में समझाऊंगा, इसीलिए ज्यादा इसमें हम एक्सपेंड नहीं किए हैं। और एक्चुअली जब पाई बनता है तो पाई कुछ ऐसे बनता है, पाई कुछ ऐसे बनता है, ये नोडल प्लेन होता है। तो ये सब चीजें मैं MOT में समझाऊंगा,
ये पाई बनता है, तो दिस वन इज पाई, दिस वन इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है। ये सब चीजें जो प्लस माइनस है वो एमओटी में हम एक्सटेंड करेंगे, इसलिए वीवीटी का एडवांस वर्जन जो है वो एमओटी है, तो हम वहां पर एमओटी पढ़ेंगे, नोडल प्लेन क्या होता है, ये प्लस माइनस क्या होता है, सब वहां हम बताएंगे। तो जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म विथ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग कंसंट्रेटेड विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैविंग, अभी मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एमओटी में समझा देंगे, वो एक इक्वेशन बनाएंगे वहां समझाएंगे। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, अभी बस इतना जानो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लिनियर ओवरलैपिंग रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑलरेडी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स क्राउडिंग प्रेजेंट आइदर इज साइड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज पाई बॉन्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तभी पाई बॉन्ड का बनता है, ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड का ही पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, यानी सिग्मा तब बनेगा, सॉरी पाई तब बनेगा जब सिग्मा बना होगा, यानी पहले एक्सियल हो गया होगा तब हम लेटरल करवाते हैं, यानी कि पहले लेटरल नहीं होता है, तो वही बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड, ये तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओनली फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा, एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल सिग्मा, बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी एस भी बनाता है, एसपी बनाता है, पीपी बनाता है, पी और डी भी बना सकता है, एनी टाइप बोला है, लेकिन एस कभी भी सिग्मा नहीं बनाता है, तो वहीं अगला लाइन लिखा है ओनली पी एंड डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पाई फॉर्मेशन, पाई बनाने में पी और डी का हाथ है, एस का हाथ नहीं है, क्यों? क्योंकि एस के पास हाथ ही नहीं है, नहीं एस जो है वो क्या होता है 3D में होता है, वो कहीं से जाके चिपक जाता है, तो उसको लिए अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि ये ए होगा और ये सर ये तो लेटरल हुआ ना, ये तो दूर से करेगा, नहीं एस जाके इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा, तो इसको भी हम एक्सियल ही बोलेंगे, या तो तुम सामने सामने आओ, ठीक है, पीठ पीछे मत आओ, या तो तुम ऐसे आओ, तो ऐसे भी आओगे तो ये एक्सियल ही बोला जाता है, और ऐसे भी आओगे तो एक्सियल ही बोला जाता है, इसलिए एस नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, लेकिन सिग्मा सब बनाते हैं, एस भी बनाता है, पी भी बनाता है, डी भी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, मैंने बता दिया आपको। डबल बॉन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, डबल बॉन्ड क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ये मैं प्रूफ भी करवा चुका हूं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होगा, कौन स्ट्रॉन्गर होगा, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, क्यों, रीजन क्या है, हेड ऑन, मोर एक्सटेंट, मोर एरिया कवर होता है। सिग्मा पीपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसपी, एसपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसएस, एसएस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, ये हमने ऑलरेडी बता चुका है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड बिटवीन 1s ऑर्बिटल इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गर, 1s इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 1s एंड 2s एंड 2s, ये मैंने न्यूमेरिक वाला वैल्यू बता दिया हूं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शनली ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये भी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये क्या मतलब हुआ, यहां पर लिख लो रिजोनेंस, अब इसके बारे में हम बाद में बताएंगे ये क्या होता है, इसका मीनिंग, पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, इसका मीनिंग अभी नहीं समझ में आएगा, और पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमें रिजोनेंस से लेना देना है, तो मैं लास्ट में इसको पढ़ाऊंगा, तो एक बार जब बाद में रिवीजन करोगे तो इस पे लिख लेना रिजोनेंस, जब बाद में आएगा। एफ ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा, बना देगा सिग्मा, क्यों नहीं बनाएगा, लेकिन एफ ऑर्बिटल्स का हम यहाँ ओवरलैपिंग करवाते नहीं, हम मोस्टली करवाते हैं एस का, पी का, और कहीं कहीं डी का करवाते हैं, तो भी डी वाला ज्यादा हमें पाई देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोकलाइज वाला लिख लेना रिजोनेंस, उसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइन बाय सिग्मा
बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये तो पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिग्मा के वजह से शेप को डिसाइड किया जाता है। शेप बोले तो लिनियर है, ट्रायगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, तो ये शेप हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे, वीबीटी में नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए ज्यादा हम शेप के बारे में हम नहीं जाएंगे। तो पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, सॉरी पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। अब क्यों नहीं होता है? और हाइब्रिडेशन में हम शेप निकालते हैं, वीबीटी शेप निकाल के नहीं दिया था, इसके बारे में भी हम जब पढ़ लेंगे हाइब्रिडेशन तब ये पॉइंट समझ में आएगा। यानी ये केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा आगे आगे पढ़ेंगे तब पीछे से समझ में आता है। जब आगे आगे पढ़ लेंगे तब हाइब्रिडेशन पढ़ लेंगे तब वीबीटी में थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो इसीलिए मैं हाइब्रिडेशन तक जाके रुक जाऊंगा, तब जाके पीछे से पढ़ोगे तब क्लियर समझ में आएगा। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कि वीबीटी पढ़ लिए सब समझ में आएगा, नहीं। जब तक हाइब्रिडेशन तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये पीछे से एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड उसकी शेप को डिसाइड करता है पाई। पाई क्यों नहीं करता है? पाई विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, दैट्स व्हाई इट नॉट डिसाइड इट्स शेप। ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑलवेज मोर देन सिग्मा, बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड वीक होता है तो टूटेगा कौन? जब रिएक्शन करने जाएगा तो पाई ही टूटेगा ना, जो वीक होगा वही टूटेगा ना। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीक देन सिग्मा, वीकर देन सिग्मा, दैट्स व्हाई इट ब्रेक इजिली, वो आसानी से टूट जाता है, इसीलिए वो रिएक्टिविटी ज्यादा होता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम कम क्लोजर टू फॉर्म देयर ओवरलैपिंग में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग। आज ही इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, वो हमने आज डिस्कस किया आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के हमारा वीबीटी समाप्त हुआ। तो पॉइंट जो है वो आपको सारे पॉइंट अच्छे अच्छे इसमें दे रखा है, इस पॉइंट को भी कवर करना, और कुछ कुछ पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे मैं बताऊंगा, जैसे लोकलाइज वाला, डीलोकलाइज वाला, शेप पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता है, सिग्मा शेप को डिसाइड करता है, लिख लेना, सिग्मा शेप को डिसाइड करता है, पाई विल नॉट डिसाइड देयर शेप। अब शेप के बारे में क्या होगा, जब हम हाइब्रिडेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे, उसके बारे में घबराने की बात नहीं है। तो हम आगे आगे पढ़ेंगे तो पीछे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अभी अभी के अभी करो। ठीक है, तो ये हमारा वीबीटी कंप्लीट हुआ, कुछ कुछ पॉइंट रह जाएंगे तो हम हाइब्रिडेशन के बाद भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वॉल्यूम अभी ट्राई करना, जहां जहां डाउट आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं वॉल्यूम तब डिस्कस करूंगा जब मैं हाइब्रिडेशन पढ़ा लूंगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन हमारा एक पॉइंट है जहां मैं रुकता हूं, उसके बाद चीजें हमें समझ में आती है, लाइन समझ में आता है। स्टार्टिंग में बुक वगैरह पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए फर्स्ट वी गेन द नॉलेज, देन वी ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। तो जैसे जैसे सोल्व करोगे उसमें उतना कंसेप्ट डेवलप होता जाता है। आप मेरे को बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, कि यहां ऑर्बिटल्स है, यहां ऑर्बिटल्स है और यहां इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और यहां बॉन्ड बनाना है, यानी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाना है। कौन बॉन्ड बनेगा? यहां आपको लिखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहला जो है एस एस है, एस प्लस एस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एनी एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्सिस नहीं होता है ना, इसमें एस एक्स थोड़े होता है, एस वाई थोड़े होता है। तो यहाँ एस और पी एक्स है, यहाँ एस प्लस पी वाई है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और यहां पर है एस प्लस पी जेड, दिस वन इज जेड एक्सिस। तो इसका थोड़ा मीनिंग भी हम समझेंगे और ये भी समझेंगे, तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, सारे चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा, एक ही बार में सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। पी एक्स और पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स और पी वाई है, और ये वाई एक्सिस है।
ठीक है, चलो तो मुझे आंसर भेजो। नीचे दिख रहा है ना, मुझे आंसर भेजो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि 1 to 10 कौन सिग्मा बनाएगा कौन पाई बनाएगा। आप आंसर लिख के भेजो, एक ही साथ लिख के भेजना, 10 आंसर मैं समझ जाऊंगा। ऐसे लिख दो, एस सिग्मा पी फॉर पाई, एस पी 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 लिखोगे तो मैं पाई समझ जाऊंगा, और एस लिखोगे तो मैं सिग्मा समझ जाऊंगा। तो आप लिख के भेजो मेरे को, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो टॉप रैंकर है, तो मुझे यहां पर आंसर इस 3 का सही चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस 8 9 10 का आंसर आप सही दो। तो अगर आप लेवल पे पहुंच चुके हो तो 8 9 10 का आंसर सही देना, क्योंकि इसका आंसर देना एनी एक्सिस, इसका आंसर देना आसान है। हमें 8 9 10 का आंसर चाहिए। ऋतुजा, सिग्मा सिग्मा 1 2 4 एक ही बार लिख के भेजो, मैं चेक कर लूंगा। बार बार लिख के भेजोगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं मैं, बार बार लिख के भेजोगे तो एक आंसर आया 2 2 4 2 6 पी 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 बरोबर है। ओमकार का सारा राइट है। और किसी का आंसर? एक आंसर आया, वो भी 100% करेक्ट है। पवार 1 to 4 सिग्मा, 1 to 4 सिग्मा। चलो ठीक है, आगे बोलो, वो करेक्ट है उतना। सोहम 1s 2s 3s 4s, चलो करेक्ट है। 8 9 10 पीयूष सिग्मा पाई पाई। एक गलत है इसमें। सोहम 8 9 10 करेक्ट है। देखो इसका आंसर क्या होगा, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस का तो एनी एक्सिस है। अब एक्सिस से क्या लेना देना है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछता है। यही मैं आपसे एक दिन बोल रहा था कि मैं एक्सिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, यही क्वेश्चन है वो। एस एस में कोई एक्सिस होता नहीं है। अब ये क्या लिखा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग समझेंगे हम पहले, ध्यान से सुनना। इंटरन्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुए, बॉन्ड बनाए, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस का डायरेक्शन कैसा है, दोनों
किस डायरेक्शन में एटम है, इस हाइड्रोजन का इंटरन्यूक्लियर, इसका इंटरन्यूक्लियर मतलब दोनों का न्यूक्लियस का डायरेक्शन कैसा है, वो एटम किस डायरेक्शन में है। तो एस वाला जो है उसका तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो एस वाला तो कभी सिग्मा बना नहीं सकता है, सॉरी पाई बना नहीं सकता है। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसका एक्सिस कोई भी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और ये भी क्या है सिग्मा ही है, क्योंकि एस वाला तो कभी भी पाई बनाता ही नहीं है, तो उसमें सोचना ही नहीं है हमें कि ये कभी पाई बनाएगा भी। तो इसका मतलब होता है कि एस वाला एक एटम एस में है तो दूसरा जो एटम है वो पी जेड में है, यानी जेड एक्सिस में हो, और एक एस में है तो दूसरा एटम पी वाई में है। जैसे ऐसे है, ये एस और एस ऐसे है, ये एस और एस ऐसे है, ये एस और पी एक्स ऐसे है, ऐसे, ये एस और पी वाई ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे है। तो ये एक्सिस कैसे भी रहने दो, ये डिसाइड कर, ये मार्कर ऐसे है कि ऐसे है, और ये जेड, जेड मतलब ऐसे 3D में है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो कहीं से भी आएगा तो क्या आएगा, लीनियर ही आएगा। जैसे मान लेते हैं ये है पी एक्स, तो ये भी आएगा तो लीनियर ही आएगा, ये पी एक्स है। अगर ये पी वाई है तो लीनियर ही आएगा, और पी जेड है तो लीनियर ही आएगा। कहीं से भी रहने दो, यानी दूसरे वाले एटम का न्यूक्लियस कैसा भी रहने दो, वो तो सामने से आएगा ना, तो ये हमेशा सामने से आता है, पीछे से नहीं आता है, बरोबर है। अब यहां ध्यान देना, px और px, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि px और px क्या होता है, एक्सियल होता है, लेकिन ये हमें डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो एटम है उसका न्यूक्लियस वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, उसका न्यूक्लियस जो है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो px और px जब मिलेगा तो ये एक्सियल बनेगा, और ये होगा सिग्मा। py और py जब मिलेगा ऐसे तो ये बनेगा सिग्मा, और उसका एक्सिस दोनों का, ये एटम का और इस एटम का एक्सिस भी, न्यूक्लियस भी इसी लाइन में है, तो ये बनेगा सिग्मा। ये जेड वाला है, ऐसे जेड वाला है, तो ये बनेगा सिग्मा। दोनों का न्यूक्लियस भी क्या है इसमें, तो ये तीनों हो गया ना। अच्छा यहाँ दो ही मैंने दिया था क्या, अच्छा ये भी दिया था, ये भी सिग्मा बनेगा, तो ये तीनों क्लियर हो गया। तो यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ होगा। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया हूं। ये px और px है, और बोल रहा है कि इंटरन्यूक्लियस एक्सिस जो हमने एज्यूम किया है वो y में किया है या तो z में किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया कि ये जो एटम है, यहां इस पे समझते हैं। हमने मान लिया कि जो एटम है उसका जो एक्सिस है वो ऐसा है, रेफरेंस हमने मान लिया एक्स में, और ये पी वाई है और ये पी वाई है। तो जब रेफरेंस वैल्यू एक्स होगा और ये जब पी वाई में मिलेगा तो ये पाई बनाएगा। क्यों, हमने माना है ऐसे, हमने एक्स माना है, जेड छोड़ दो, एक्स माना है, और ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, पी वाई और पी वाई, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो दोनों का एटम का जो न्यूक्लियस है वो किस डायरेक्शन में है, अगर ये एक्स में है तो ये पाई बनाएगा, ये क्या बनाएगा, पाई। अगर ये वाई में है तो ये दोनों पाई बनाएंगे। देखो ये पी एक्स और ये पी एक्स वाला चेंज हो गया, ये अगर है तो पाई बनाएगा। यानी हमने बोला कि रेफरेंस पॉइंट इसमें जे एक्स में मानो, एक्स में मानोगे तो एक्स में अगर एटम का न्यूक्लियस है तो ये दोनों क्या होंगे, पाई। हमने बोला कि वाई को मानो क्या, रेफरेंस, तो एक्स वाला क्या होंगे, एक्स वाला पाई बनाएगा। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि एक्स वाला अगर ये डायरेक्शन दिया जाए तो px और px पाई बनाएगा, वहीं x सेम एक्सियल में होगा
तो सिग्मा बनाएगा। y और y सेम एक्सिस में होगा तो सिग्मा बनाएगा, हेड ऑन हो जाता है। जबकि ये रिफरेंस लेंगे तो पैरेलल हो जाता है। इसका 3 का आंसर, इसका 3 का आंसर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा ये इमेजिन करने वाला है। अब तुम हो सामने नहीं कि मैं इमेजिन करवाऊं, तो कल